Hello guys, welcome to everyone. My today's topic is law of reciprocal proportion. ये हमारा फोर्थ लॉ है हमारा किसके केस में? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के केस में। तो 3 लॉ ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपसे फोर्थ लॉ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, डेट इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट को नोट करते हैं, फिर स्टेटमेंट को मैं एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करूंगा आपको। तो आप देखिए, पहले तो नोट कर लीजिए स्टेटमेंट इसकी क्या है। द रेशो ऑफ द masses of two elements, the ratio of the masses of the two elements which combines separately with the fixed mass of third element with the fixed mass of third element is either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which two elements directly combines with each other, तो आपको क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर भाई 2 एलिमेंट्स हैं, उसको हम एक थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, और थर्ड एलिमेंट का जो मास है हमारा, थर्ड एलिमेंट का जो मास है वो क्या हमारा फिक्स मास है। यानी कि जो थर्ड एलिमेंट के मास को क्या लेके चल रहे हैं, हम फिक्स मास लेके चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स इस थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहे हैं उनके मास का रेशो लेते हैं वहाँ पर, जिसको हम किसके साथ में कंबाइन कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट के साथ में, जिसका मास हमारा क्या फिक्स है। उस रेशो को चेक करते हैं, और जब वही 2 एलिमेंट आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं तो उस रेशो को चेक करते हैं उनके मास का रेशो क्या है। तो या तो उनके मास का रेशो हमारे को क्या मिल रहा होगा, वहाँ पे सेम मिल रहा होगा, या फिर जब दोनों मास के रेशो को आपस में रिलेट करेंगे तो वो हमारा एक सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट हमारी, अगर जब एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ तो उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं कि भाई हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है। अब आप देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे को क्या करना है, हमने 3 एलिमेंट्स को लेकर के बात करनी है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आपका क्या है, ये हाइड्रोजन है, आप देख रहे हो, इसको हमने कार्बन के साथ में कंबाइन किया हुआ है, और इसी हाइड्रोजन को मैंने क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हुआ है। यानी ये कार्बन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो रहा है, आप देख रहे हो आप, और ये ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और ये कार्बन डायरेक्टली जो कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो आपको मैंने स्टेटमेंट में क्या बताया था आपको, भाई 2 एलिमेंट्स हैं, उनको हम किसके साथ में कंबाइन कर रहे हैं, फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। एक कंडीशन तो ये बताई मैंने आपको। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी आपको, कि वही 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, डायरेक्टली कंबाइंस विद ईच अदर। तो ये 2 कंडीशन है, उस कंडीशन में जो उनका जो मास का रेशो है उन्हें हमें आपस में रिलेट करना है। अब आप देखिए, जब कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होगा तो ये क्या बना रहा है हमारा, देखिए CH4 का फॉर्मेशन कर रहा है, हम देख रहे हैं। मैंने बताया कि हमारा ये कंपाउंड बन गया।
अब आपका जब ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है तो ये क्या बन गया हमारा H2O बन गया। ये क्या बन गया हमारा H2O बन गया। अब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये क्या बन गया हमारा, आप देखेंगे CO2 बन गया। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है हमारी डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के केस में। और थर्ड एलिमेंट के साथ में जब कंबाइन कर रहे हैं टू एलिमेंट्स को तो हमारा एक CH4 बन रहा है और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, देख रहे हो आप। अब यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, पहले कार्बन और हाइड्रोजन का मास का रेशो देखते हैं हम। तो कार्बन का मास कितना होता है आपको पता है भाई 12। हाइड्रोजन का यहाँ पे H4 है तो क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3। तो 3 और 1 का रेशो लिख सकते हैं इसको हम। भाई कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन हो रहा है तो कार्बन कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स है और हाइड्रोजन कितने पार्ट्स है बोलेंगे 1 पार्ट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन क्या हो गया 3 पार्ट्स और हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा बोलेंगे 1 पार्ट। यही हो गया, यही मतलब निकल रहा है यहाँ पे इस बात का। अब आप देखिए, अब वाटर की बात करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो अब आपका क्या हाइड्रोजन का क्या हो गया 2 हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया आप देख रहे हो 16 हो गया। तो यहाँ पे इनके बीच में जो रेशो बन गया तो इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या लिख सकते हैं 1:8। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है आपको कि हाइड्रोजन जो है हमारा वो क्या है, देखो अभी भी 1 है हमारा। तो हाइड्रोजन क्या लेके चल रहे हैं, फिक्स लेके चल रहे हैं। और ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन क्या हो गया आपका 8 हो गया। यानी 8 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ, हम ऐसे कह सकते हैं। अब आप देखो अब इस केस में जब कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो कार्बन का क्या हो गया देखेंगे आप भाई 12 हो गया। ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना हो गया हमारा, आप देखोगे 32, यही तो हो गया ना हमारा। अब देखिए आप तो क्या बन जाएगा हमारा 3:8 भी लिख सकते हैं इसको आप। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो रेशो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारे को 3:8 मिल रहा है हमारे को, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं। अब आप देखो कंडीशन क्या बन गया हमारा, पहला केस क्या बन गया, आप बोलेंगे व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विद क्या बोलेंगे हम भाई फिक्स्ड मास ऑफ, आपका क्या हो गया थर्ड एलिमेंट जो क्या हमारा बोलेंगे भाई इट इज H एटम। आप देख रहे हो ना भाई आपका। तो हमारी की स्टेटमेंट क्या कहती थी कि भाई 2 एलिमेंट्स होते थे वो कंबाइन करते थे किसके साथ में, हम फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ में। और यहाँ पर वो चीज़ क्या है हमारी हाइड्रोजन है। द रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी, इन विच दे कंबाइंस। अब आप देखिए बोल रहे हैं आपको कि भाई आपका जब कार्बन है और ऑक्सीजन है जो फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो उस कंडीशन में उनके मास का रेशो क्या होगा। अभी आपने देखा था भाई कार्बन का क्या था हमारा, अभी आपने यहाँ चेक किया था ना भाई, हमारा ये क्या था 12 था 4 था। अब हमारा क्या था 1 और 3 का रेशो बन रहा था। तो अब मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो क्या है। तो आप देख रहे हो भाई कार्बन का क्या हो गया हमारा भाई 3 है और ऑक्सीजन का क्या हो गया आप देख रहे हो भाई 8 है। तो क्या हो गया बोलेंगे भाई 3:8। तो आप बोलेंगे इन विच दे कंबाइंस, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन विच दे कंबाइंस क्या है हमारा 3:8। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोलेंगे भाई, कार्बन और ऑक्सीजन को जब डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली combines
with each other, then the ratio of their masses are, क्या उनके रेशो की बात करेंगे तो आप देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या है भाई 3:8। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोथ द रेशियोस आर सेम। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बताई थी आपको भी, अब अगर हमारे पास में 2 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारा क्या है थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, अब वहाँ पर आप उनके रेशियो को चेक करेंगे किस रेशियो में वो कंबाइन हो रहे हैं, और साथ में जब वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो उस रेशियो को चेक करते हैं। तो आप दोनों रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे, तो दोनों रेशियो को आपस में कंपेयर करते हैं, ये रेशियो को आपस में कंपेयर किया और जब वो डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं तो उस रेशियो को आपस में कंपेयर किया, तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज आ गए, अब दोनों के रेशियो हमने कंपेयर करने हैं। व्हेन both the ratios are related to each other, it is found that the ratios are सेम। ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, सो डैट इट फॉलोज, हम बोलेंगे ना भाई, क्या बोल सकते हो आप भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो आई थिंक सो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी आपकी स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास में 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, और 2 एलिमेंट्स को हम किसी थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहे हैं जिसका मास का रेशो क्या, मास हमारा क्या है, हमारा फिक्स है, तो उन दोनों रेशोज को अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो वो रेशो हमारा या तो सेम होगा या फिर हमारा क्या होगा, सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है वहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है वहाँ पे। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि भाई किस तरीके से आप 2 एलिमेंट्स को आपस में डायरेक्टली कंबाइन करते हैं या फिर उन 2 एलिमेंट्स को किसी फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट के साथ में आप कंबाइन करते हो आप। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास में क्या है, यही सेम हाइड्रोजन ले लो आप, इसके साथ हम सल्फ़र को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ये देखिए आप, सल्फ़र को ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। इस सल्फ़र को यहाँ पे हमने इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन किया और इस ऑक्सीजन को भी हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया। अब आप देखिए, जब सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये बन गया हमारा H2S। जब ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये बन गया हमारा H2O। यही तो हो गया। जब सल्फर और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये हमारा बन गया SO2। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम 3 एलिमेंट्स को लेकर के बात करते हैं। रेसिप्रोकल के केस में हम कितने एलिमेंट कंसिडर करके चलते हैं, 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करके चलते हैं। 2 एलिमेंट्स को हम किसी थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन करते हैं, उसका जो मास क्या होता है हमारा, वो हमारा फिक्स होता है। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, इनके रेशोज़ को पहले वाले की तरह ही सब कुछ करना है आपने। H2S की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन H2S भाई 2 रेशो आपका 32। भाई सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बोल सकते हैं, 1 रेशो क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो गया। ये हो गया हमारा। भाई हाइड्रोजन क्या हो गया, देखेंगे यहाँ पे तो 1 हो गया, और सल्फर क्या हो गया, आप बोलेंगे 16 हो गया। इसके हिसाब से अगर ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। अगर हाइड्रोजन को 2 लेके चलते तो सल्फर कितना हो जाता हमारा, 32 हो जाता। यही तो मतलब निकलता है यहाँ पे इस बात का। अब वाटर की बात करते हैं।
जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो गया रेशो, देखिए 2:16। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:8 लिख सकता हूँ। यही तो है ना भाई। तो अब आप लैंग्वेज, अब यहाँ पे अब सल्फर को देख लो, आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सल्फर का क्या हो गया 32 और ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसका भी 32 हो गया। यानी आप कह सकते हो 1:1 है हमारा, कहने का मतलब 1 और 1 का रेशो है, कहने का मतलब है। अब इसके हिसाब से अब देखिए हम अपने लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, जब 2 एलिमेंट्स को हम थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें उन एलिमेंट्स का रेशो क्या होगा जो हमारा फिक्स्ड मास के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो अब आप देखेंगे व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन, व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये मैं रेशो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विद क्या बोलेंगे हम, थर्ड एलिमेंट में हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन द रेशो of the masses in which sulfur and oxygen combines, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंस। तो आप देखो जो इनके इसके साथ में क्या हो जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन का रेशो क्या बन रहा है हमारा। अब देखिए सल्फर की बात करेंगे और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सल्फर क्या हमारा देख रहे हो आप यहाँ पे 16 है। सल्फर की बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है 16 पार्ट्स कंबाइन हो रहा है, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका 8 पार्ट कंबाइन हो रहा है। तो आप बोल सकते हो ना भाई, तो क्या रेशो बन गया हमारा, आप बोलेंगे 16:8, या फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2:1, ये बन गया हमारा। तो आपका 2:1 है जिसमें हमारा सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा किसके साथ में, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो इतनी बात देखो आपको क्लियर हो गई होगी। तो रफ कर दूं मैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, यहाँ नोट कर लेते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन है, अब दूसरी कंडीशन में बात कर रहा हूँ भाई, व्हेन सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है जी, देन द रेशो ऑफ देयर मासेस आर। अब देखिए दोनों का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ है, उस केसों में इस केस में इनका जो रेशो क्या आ रहा है मास का हमारा, देख रहे थे आप 1:1 ये हो गई ना बात। देखिए आप तो दोनों केस में आपने देखा कि हमारा जो रेशो जो निकल रहा है अब वो हमारा सेम नहीं निकल रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था हमारा, वो रेशो कैसा था हमारा, सेम था। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो ये 1 और 1 का रेशो है, ये 2 और 1 का रेशो है। अब आप देखेंगे, आप आगे बोल सकते हो आप, व्हेन बोथ द रेशो ऑफ देयर masses are related to each other। अब इन मासेस के रेशो को आपस में रिलेट कर दो आप। तो आपका क्या था 1 और 1 का रेशो है, देख रहे थे हो आप, और यहाँ पे क्या था 2 और 1 का रेशो है। तो हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा ये हमारा, आप देखेंगे ये क्या बन गया 1:2, ठीक है जी, विच इज ए सिंपल, क्या बोलेंगे हमारा मल्टीपल रेशो है हमारा 1 और 2, क्या है हमारा एक सिंपल मल्टीपल रेशो है, विच इज ए सिंपल मल्टीपल रेशो, ठीक है जी।
दिस फॉलोज हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिए आप सभी। तो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सल्फर है और ऑक्सीजन है, जब इनको डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सल्फर जब कार्बन के साथ में कंबाइन हो रहा है तो कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है। ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हमारा क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपके लिए गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो आपके लिए डाटा गिवन है वो ये दे रखा है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि जो CO2 बन रही है, इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी दे रखी है आपको, 27.27%। आप देखो कार्बन की परसेंटेज मैंने यहाँ दिखा रखी है 27.27%। अब हमें कार्बन का पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है, 27.27% है। अब उसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन को बताना हो हमारे को भी ऑक्सीजन कितना है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे को CO2 के अंदर कार्बन की वैल्यू दे रखी थी, ऑक्सीजन की वैल्यू हमें नहीं बताई गई थी। तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए ये वाली परसेंटेज, तो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है, वो कितनी आएगी, 72.73% आ जाएगी। अब सेकंड जो डाटा गिवन है आपके पास में क्वेश्चन के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है, उसके अंदर भी आपको कार्बन बता रहे हैं कितना है जी, 15.79% है। अब कार्बन की पता है हमारे को, सल्फर का पता नहीं है आपका CS2 के अंदर, तो सल्फर का पता कैसे लगाएंगे भाई, सेम ऊपर वाले की तरह ही 100 में से ये परसेंटेज माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ जो अमाउंट है सल्फर का आ जाएगा हमारा, जो कि कितना है जी, 84.21% है। अब तीसरी बात जो करी गई है इसमें कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके अंदर सल्फर बता रहे हैं आपको 50% है। भाई एक 50% है तो टोटल 100 होता है, तो 100 में से 50 को माइनस कर दो तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी कि भाई ऑक्सीजन कितना होगा उसके अंदर। अब आपको एक बात क्लियर हो रही है कि भाई कार्बन की और वैल्यू और सल्फर की वैल्यू आपको गिवन थी, ठीक है जी। कार्बन की वैल्यू दे रखी थी आपको परसेंटेज में, सल्फर की वैल्यू दे रखी थी परसेंटेज में, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने जो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट था उसकी वैल्यूज आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली कि भाई उसकी परसेंटेज कितनी है जी, ठीक है जी। तो आपने देखा भाई कार्बन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसके अंदर कार्बन कितना है 27.27, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है आप देख रहे हैं 72.73। अब दूसरी कंडीशन कार्बन डाइसल्फाइड की है, CS2 की है, कार्बन कितना है उसमें 15.79%, तो सल्फर कितना हो जाएगा, 100 में से जब माइनस किया इसको तो 84.21%। फिर तीसरी कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके अंदर सल्फर कितना था आप देख रहे थे 50%, तो ऑक्सीजन कितना है वो भी 50% है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया आपस में दो एलिमेंट का, ये थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन करने की बात हो गई। अब देखिए पहली कंडीशन हम फॉलो करते हैं, ये 27.27% वाली। अब हम परसेंटेज को हटा करके बाय मास के टर्म में बात को करना चाहते हैं, तो अगर बाय मास के टर्म में बात करेंगे तो ये परसेंटेज आपकी किस में कंसिडर करेंगे, मास के टर्म में, उस कंडीशन में। अगर हमारा कार्बन क्या है हमारा 27.27 ग्राम है, तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 72.73 ग्राम। अब देखिए 27.27 ग्राम कार्बन जो है वो कितना ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है किसके अंदर, CO2 के अंदर, आप बोलेंगे 72.73 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम बोलेंगे तो कितना कंटेन करेगा, डिवाइड कर दो आप, ये हो जाएगा 2.67 ग्राम। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कार्बन के मास को, थर्ड एलिमेंट को मास को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये परसेंटेज अलग अलग दे रखी थी, ये परसेंटेज अलग है, ये परसेंटेज अलग है कार्बन की, कार्बन को फिक्स करना है हमारे को। तो हम क्या करके चल रहे हैं, फिक्स 1 ग्राम फिक्स लेके चल रहे हैं। तो 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में सारी बात को करेंगे अब यहाँ पर। तो 1 ग्राम कार्बन अगर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है हमारा 2.67 ग्राम है। अब बात करते हैं आपसे कार्बन डाइसल्फाइड वाले केस में, सेकंड कंडीशन जो है हमारी। अब अगर हमारे पास में
कार्बन कितना है बोलिए 15.79 ग्राम है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका सल्फर कितना हो जाएगा, आपको पता है 84.21 हो गया, तो 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो 5.33 ग्राम होगी वैल्यू। इसमें क्या बता रहे हैं आपको, जब दो एलिमेंट यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ यानी 1 ग्राम ले लिया, देख लो मैंने, आप यहाँ देख रहे हो भाई कार्बन को 1 ग्राम के साथ में जब कंबाइन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनका जो मास का रेशो क्या हो रहा है हमारा 2.67 एंड 5.33। आप देखो सल्फर और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया हमने फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ, जो कि क्या हमारा 1 ग्राम है, तो उनके मास का रेशो क्या हो गया 2:1 हो गया। जब हमने सल्फर और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कंबाइन किया है तो ये रेशो क्या हो रहा है हमारा, आप देख रहे हो भाई 50-50 का रेशो हो रहा है। क्या हो रहा है जी 50-50 का, ये रेशो क्या हमारा बोल रहे हैं तो भाई 50:50 यानी कि 1:1 का रेशो बन रहा है हमारा, आप देख रहे हो 1:1। अब दोनों के रेशो को अगर देखते हैं तो ये रेशो हमारा सेम तो है नहीं, सेम तो है नहीं, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल की वो सेम वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सेकंड वाली अप्लाई हो रही होगी मल्टीपल वाली, तो उसको चेक कर लेते हैं। व्हेन दीज रेशोस आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों रेशो को आपस में रिलेट कर रहे हो 2:1 और 1:1 को, तो फाइनली जब आपने रिलेट किया तो क्या बन गया 1:2 बन गया, एंड विच इज ए सिंपल मल्टीपल रेशो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो न्यूमेरिकल है किसको फॉलो कर रहा है, किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इससे ये बात हमारे को समझ में आ जाती है जी। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए आप।